आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस केंद्रक की। ठीक है ना। आज केंद्रक से रिलेटेड सारी बातें की जाएंगी। तो पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना, जैसा कि हर एक कोशिकाओं में बताया जा रहा था कि उस कोशिकाओं को किसने खोजा। अब ध्यान सुनना, ये केंद्रक, थोड़ा सा आइडिया ले लो बेटा। ये एक सेल है और सेल में ये है केंद्रक। ठीक है ना। केंद्रक बीच में नहीं होता है, कहीं पर भी हो सकता है। केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रक द्रव। और केंद्रक के बाहर जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका द्रव। अब ध्यान सुनना, जो कोशिका द्रव में संरचना है उनको बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। लेकिन केंद्रक के अंदर क्या भरा है? केंद्रक द्रव। क्या कोशिका द्रव है? नहीं है। तो केंद्रक कोशिकांग नहीं है। पहला तो कंफ्यूजन दूर करो। ठीक है ना। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर केंद्रक भी एक प्रकार का कोशिकांग है, तो केंद्रक कोशिकांग नहीं है, क्योंकि कोशिकांग वही होते हैं जो कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। केंद्रक में केंद्रक द्रव भरा है, कोशिका द्रव नहीं भरा, इसलिए ये, ठीक है ना, क्या है? एक प्रकार की संरचना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो आप बताओगे हरित लवक। केंद्रक नहीं बताओ। केंद्रक का आकार हरित लवक से बड़ा है, लेकिन ये कोशिकांग नहीं है। केवल ये और केवल एक संरचना है, सेल में पाई जाने वाली, कोशिका में पाई जाने वाली। ठीक है ना। तो ये कोई कोशिकांग नहीं है, सेल की एक प्रकार की, कोशिका की एक प्रकार की क्या है? संरचना है। तो पहला ये पॉइंट दिमाग में फिट कर लीजिए। अब आगे चलते। ठीक है ना। अब बात नंबर पहली कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन, साइंटिस्ट का नाम है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की। अगला पॉइंट सुनना बेटा। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। अगला पॉइंट यह है, केंद्रक का कार्य, केंद्रक का कार्य कोशिका में संपन्न होने वाली, कोशिका में संपन्न होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। क्या होता है बेटा काम? सभी क्रियाओं को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। नियंत्रित करना होता है। इसीलिए इसे, ठीक है, नियंत्रण कर्ता भी कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण कर्ता भी कहा जाता है। पॉइंट पूछा जाता है कि कोशिका का नियंत्रण कर्ता किसे कहा जाता है, तो कोशिका का नियंत्रण कर्ता कौन है? केंद्रक। अब ध्यान से समझना, फिगर की बात करते हैं। तो जो केंद्रक होता है ना बेटा, इसमें दो कलाएं पाई जाती हैं। कितनी कलाएं पाई जाती हैं? दो कलाएं। एक कला बाहर की तरफ और दूसरी अंदर की तरफ, ऐसे। और ये कलाएं जो होती हैं, दोहरी कला, ये लगातार नहीं होती हैं बेटा। इन कलाओं के बीच में थोड़ा सा क्या रहता है? अंतर, गैप, अवकाश रहता है, ऐसे। ठीक है। इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे बेटा
बाह्य केंद्रक कला। क्या बोलेंगे? बाह्य केंद्रक कला। और इसको बोलेंगे बेटा अंतः केंद्रक कला। अंतः केंद्रक कला, ठीक है। और ये खाली जगह है बीच बीच में जो आ गए, इनको बोलते हैं केंद्रक छिद्र। केंद्रक की कला में पाए जाने वाले केंद्रक छिद्र। समझ रहे हैं कि नहीं? एक एक बात ध्यान सुनिएगा। अब इसके अंदर जो भरा होता है बेटा, उसी को बोलते हैं केंद्रक का द्रव, यानी कि केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं उसको बेटा? केंद्रक द्रव। अब इस केंद्रक द्रव के अंदर अगर देखो तो आपको दो तरह की संरचनाएं नजर आती हैं। एक तो ऐसी पतली पतली धागे नुमा, ऐसे, ठीक है ना, पतली पतली धागे नुमा संरचना। और ऐसे अगर हम अपनी मनुष्य की कोशिका की बात करें तो ऐसे पतले पतले धागे कितने होंगे? 46 होंगे। और ये 46 धागे, ठीक है ना, इस तरह से उलझे हुए पड़े होंगे कि ये एक जाल का निर्माण कर रहे होंगे। कितने धागे होंगे? 46। उलझे हुए होंगे या सुलझे हुए? उलझे हुए। और क्या बनाएंगे? जाल। उस जाल को ही बोलते हैं बेटा क्रोमैटिन जाल। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमैटिन जाल। ध्यान से सुनिएगा, क्रोमैटिन जाल। तो क्रोमैटिन जाल तो 46 के 46 धागे नुमा संरचनाएं बना रही। इसमें एक अकेले धागे को क्या कहेंगे? तो आंसर है, एक अकेले धागे को कहते हैं क्रोमैटिन धागा। मतलब क्रोमैटिन जाल में होते हैं क्रोमैटिन धागे, ठीक है ना। तो एक को बोलेंगे क्रोमैटिन धागा। और कोशिका विभाजन के समय, समझ में आना, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। कोशिका विभाजन के समय, विभाजन के समय कब? कोशिका विभाजन के समय प्रत्येक क्रोमैटिन धागा, अगर हम मनुष्य की कोशिका की बात करें तो ये ऐसे क्रोमैटिन धागे कितने हैं? 46, जो क्या बना रहे हैं? क्रोमैटिन जाल, ठीक है ना। और यही धागे जब कोशिका में कोशिका विभाजन होता है तो उस समय पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक स्पष्ट संरचना का निर्माण करते हैं। उस स्पष्ट संरचना को ही बोलते हैं गुणसूत्र। मतलब ये क्रोमैटिन धागे कुछ और नहीं है, ये बेटा क्या है? गुणसूत्र ही है। लेकिन गुणसूत्रों का निर्माण कब होता है? जब कोशिका ब्रह्मावस्था में होती है, जब कोशिका में विभाजन हो रहा है। तो आंसर है, जब कोशिका में बेटा विभाजन हो रहा होता है उसी समय क्रोमैटिन धागे गुणसूत्र संरचना का निर्माण करते हैं। तो अगर कोशिका ब्रह्मावस्था में है तो आप कभी गुणसूत्र नहीं, क्रोमैटिन धागे ही बोलेंगे या क्रोमैटिन जाल ही बोलेंगे। लेकिन जब कोशिका विभाजित हो रही होगी तभी आप गुणसूत्र शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विभाजन के टाइम पर ही गुणसूत्र बनते हैं, यानी कि गुणसूत्र विभाजन के बाद ही दिखाई या विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। पहली संरचना की बात होगी। दूसरी संरचना की बात करें तो यहाँ पर, ठीक है ना, एक गेंद जैसी संरचना दिखाई देती है जिसको बोलते हैं बेटा केंद्रिका। क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। अब ध्यान से सुनो। तो पहले अब हमारा काम क्या होगा? पहले हम पढ़ेंगे केंद्रक के अंदर, पहले पढ़ेंगे केंद्रिका, और केंद्रिका पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे गुणसूत्र, फिर गुणसूत्र के अंदर देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो अब अगली हेडिंग चलेगी, है सब कुछ केंद्रक के अंदर, इसलिए मेन हेडिंग केंद्रक ही रहेगी। अब इसके अंदर अगली हेडिंग आएगी, दैट इज केंद्रिका, ठीक है ना। तो हमें इसको हटाना है, तो इसको हटा दें। अच्छे से देख लो, कोई समस्या हो तो। न्यूक्लियस केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा, एक बात और है, ठीक है ना, बच्चे ये सोचते हैं कि इसका नाम केंद्रक है तो ये कोशिका के केंद्र में होता है। नहीं, केंद्रक कोशिका में किसी भी स्थान पर हो सकता है,
ठीक है ना। जनरली हम लोग बना देते हैं, सामान्यतः हम लोग सेंटर पर, केंद्र पर बना देते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि केंद्र पर, कहीं पर भी हो सकता है। केंद्रक का कार्य क्या होता है, कोशिका में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं उनको क्रियान्वित करना, उनको नियंत्रित करना, इसीलिए इसको कोशिका का क्या बोलते हैं, नियंत्रण करता। फिर इसकी संरचना देखिए, तो संरचना में पहले दिखी है क्या बेटा, दोहरी कला। दोहरी कला दिखी है कि नहीं, दोहरी कला में एक बाह्य कला और एक अंतः कला। ये जो बाह्य कला है और अंतः कला है, ये लगातार नहीं, इनके बीच बीच में छिद्र है जिन्हें बोलते हैं केंद्रक छिद्र, ठीक है ना। और केंद्रक छिद्र के, और ये जो केंद्रक कला है इसके अंदर भरा हुआ एक द्रव जिसको बोलते हैं केंद्रक द्रव, उसमें दो संरचनाएं पड़ी हुई हैं, एक क्रोमैटिन जाल और एक केंद्रिका। क्रोमैटिन जाल क्या, किसका बना होता है, क्या होता है, वो सब समझ लिया। केंद्रिका क्या होती है हम समझेंगे, इससे के लिए हम इसको हटा देंगे, ठीक है। चलिए अब चलो भाई, अब ध्यान से, हेडिंग है बेटा केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, इसको बोलते हैं बेटा केंद्रिका। तो पहला क्वेश्चन, केवल गिने चुने 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, हम बता रहे। पहला क्वेश्चन, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज फोंटाना ने की थी। किसने की थी बेटा, फोंटाना ने की थी, फोंटाना ने की थी, ठीक है ना बेटा। चलिए अगर हम बात करें इसका, ठीक है ना, काम क्या होता है, तो इसका काम होता है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना। तो इसका कार्य आरएनए का निर्माण करना, का निर्माण करना होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए बेटा, ठीक। अगली बात करें तो सामान्यतः बेटा अगर बात करते हैं, एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका पाई जाती है, लेकिन प्याज का केंद्रक ऐसा केंद्रक होता है जिसमें एक नहीं बल्कि 4 केंद्रिकाएं पाई जाती। तो सामान्यतः एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका पाई जाती, एक ही केंद्रिका पाई जाती है, लेकिन प्याज के केंद्रक में 4, ये 4 लिखा है बेटा, 4 केंद्रिकाएं पाई जाती। आपके कैटेट में या किसी भी एग्रीकल्चर के एग्जाम में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, बाकी ये दोनों भयंकर पूछे जाते हैं कि इसकी खोज किसने की थी और ये काम क्या करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई केंद्रिका की। अब बात करेंगे हम क्रोमैटिन धागे यानी कि गुणसूत्र की। तो अगली हेडिंग होगी बेटा हमारी गुणसूत्र, और गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, आप लोग अंग्रेजी के भी वर्ड याद रखें, जैसे गुणसूत्र है तो क्रोमोसोम, तो कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है या क्वेश्चन में वो गुणसूत्र नहीं, क्रोमोसोम जो अंग्रेजी का वर्ड है उसी को हिंदी में लिख के दे देते हैं कंफ्यूज कराने की। तो गुणसूत्र, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम का फिक्स है वो बहुत पूछा है, गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, तो आंसर है गुणसूत्र शब्द बाल्डेयर ने दिया था। किसने दिया था बेटा, बाल्डेयर ने दिया था, बाल्डेयर ने दिया था। अगली बात,
गुणसूत्रों की स्पष्ट आकार की, ठीक है ना, आकार की या आकार, ठीक है ना, मेटाफेस में दिखाई देता है, मेटाफेस में दिखाई देता है, जबकि स्पष्ट संरचना अगर पूछा जाए, स्पष्ट आकृति अगर पूछी जाए, आकार और आकृति में बेटा अंतर है। आकार का मतलब होता है वो कितना लंबा है, वो कितना चौड़ा है। आकृति का मतलब वो दिख कैसा रहा है, एल आकार का है, बी आकार का है, जे आकार का है, आई आकार का है, किस आकार का है, ठीक है ना। तो स्पष्ट, तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आकार अगर पूछा है तो आप आंसर करेंगे मेटाफेस, और आकृति पूछी जाए तो आंसर करेंगे एनाफेस। एनाफेस में दिखाई देती है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है ना बेटा। अगर हम बात करें गुणसूत्र के आकार की, तो गुणसूत्र ऐसा होता है बेटा, ये एक बिंदु होता है और इस बिंदु पर दो भुजाएं जुड़ी रहती हैं। तो ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं बेटा गुणसूत्र बिंदु। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बिंदु, या फिर सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रोमियर। और ये जो भुजाएं होती हैं, कितनी? एक और एक, दो भुजाएं। जो भुजाएं होती हैं उनको बोलते हैं बेटा क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। ये कितने गुणसूत्र है? तो आंसर है ये एक गुणसूत्र है। ऐसे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, सबकी संरचना ऐसी हो। तो प्रत्येक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु हमेशा एक होगा और भुजाएं दो हो सकती हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन गुणसूत्र बिंदु हमेशा एक ही होगा। ये एक, ठीक है ना, एक जनरल, एक सामान्य गुणसूत्र की संरचना है। अब गुणसूत्रों के प्रकार की बात करें तो गुणसूत्र बिंदु की स्थिति क्या है, इसके आधार पर गुणसूत्रों के कई प्रकार होते हैं। तो अब हमारी अगली हेडिंग होगी गुणसूत्रों के प्रकार। तो उससे पहले हम इसको हटाना चाहेंगे। हटा दें बेटा, सारे पॉइंट एक एक करके याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिक्स है क्वेश्चन एकदम एग्जाम की, कभी क्वेश्चन बदलते नहीं बेटा। आप लोग सीक्वेंस से पढ़ते नहीं हो इसलिए क्वेश्चन आते नहीं। जो बुकें पढ़ते हैं उनमें सीक्वेंस में लिखा नहीं होता है। ठीक, चलो आगे बात करें तो अगली हेडिंग है गुणसूत्रों के प्रकार। गुणसूत्रों के प्रकार, ठीक है ना। किसके आधार पर? गुणसूत्र बिंदु, जिसको सेंट्रोमियर बोल रहे हैं, की स्थिति के आधार पर, ठीक है ना। तो गुणसूत्रों के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर। देखो, ठीक है ना बेटा। पहला केस ये हो सकता है कि गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल सिरे पर हो, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाए कि गुणसूत्र बिंदु सिरे से थोड़ा सा नीचे आ जाए। जब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो एक भुजा बहुत लंबी हो जाएगी, एक भुजा बहुत छोटी। लेकिन जब सिरे पर ही होगा तो केवल एक ही भुजा होगी, ठीक। अब क्या होगा, ये गुणसूत्र बिंदु थोड़ा सा और नीचे खिसक कर आ जाए तो ये भुजा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और ये थोड़ी सी और छोटी हो जाएगी। लेकिन लास्ट कंडीशन ये हो सकती है कि गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल
कहाँ पर आ जाए बेटा, बीचों बीच में आ जाए, तो दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। ये 4 प्रकार होते हैं, किसके आधार पर, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर। अगर गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल सिरे पर है तो इसको बोलते हैं बेटा टीलोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक या फिर अग्रबिंदुक। अग्रबिंदुक, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है ना। किसी भी किताब में पढ़ोगे तो नॉलेज नहीं मिलेगी इतनी सीक्वेंस में, ठीक है ना। चलिए, टीलोसेंट्रिक इसको बोलते हैं बेटा, अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। सेंट्रिक, ठीक है ना, एक्रोसेंट्रिक। और अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। और बिल्कुल बीच में आ जाए तो इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में उप मध्य केंद्रीय, और इसको बोलते हैं हिंदी में मध्य केंद्रीय। केंद्रीय, समझ गए कि नहीं, उपमध्य केंद्रीय या, ठीक है ना, मध्य केंद्रीय। अब ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन, एक भुजा केवल किस में पाई जाएगी, एक भुजा किस में पाई जाएगी, तो आंसर है टीलोसेंट्रिक, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, दोनों भुजाएं बराबर किस में होंगी, दोनों भुजाएं बराबर किस में होंगी, तो आंसर होगा, ठीक है ना, मेटासेंट्रिक, ठीक है ना। चले आगे, चलिए। इसके बाद अगर कहा जाए एक भुजा, ठीक है ना, बहुत छोटी और एक भुजा बहुत बड़ी, तो आंसर एक्रोसेंट्रिक। और अगर क्वेश्चन बोला जाए एक भुजा केवल छोटी और एक भुजा बड़ी, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, एक भुजा जो होगी, एक भुजा बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी, और जो दूसरी होगी बहुत छोटी होगी। समझ गए कि नहीं। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एक भुजा क्या होगा बेटा, छोटी होगी, और एक क्या होगी, बड़ी होगी। बस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो केवल एक ही भुजा है या शीर्ष पर, ठीक है ना, क्या है, ये क्या है, गुणसूत्र बिंदु कहाँ पर है, शीर्ष पर, गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु शीर्ष से थोड़ा नीचे आ जाए एक्रोसेंट्रिक, और नीचे आ जाए सब मेटा, बिल्कुल बीच में आ जाए मेटासेंट्रिक। एक ही भुजा है टीलोसेंट्रिक, एक भुजा बहुत बड़ी एक बहुत छोटी एक्रोसेंट्रिक, ठीक है ना। एक भुजा छोटी एक बड़ी है तो सब मेटासेंट्रिक, और दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक, ठीक है ना। अब इसका आकार अगर पूछा जाए तो इसका आकार होता है बेटा आई। आई का मतलब आई के मध्य बिंदु से चलोगे ऊपर और नीचे बराबर मिलेगा, आई या बी आकार। बी के इस पॉइंट से इधर चलो या इधर चलो बराबर, इसलिए इसको बोलते हैं। इसका क्या होता है बेटा, इसका आकार होता है जे का शेप का या एल शेप का। बस इतनी बातें याद रखनी है गुणसूत्रों के आकार। अब ठीक है, कुछ विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, तो अब हम बात करेंगे विशिष्ट गुणसूत्रों की। तो हेडिंग डालिएगा विशिष्ट गुणसूत्र, ठीक है। चलिए अब चलो, अगली हेडिंग है बेटा विशिष्ट गुणसूत्र। विशिष्ट गुणसूत्र, और इसमें दो आते हैं बेटा। पहला है जिसको बोलते हैं पॉलीटीन गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, पॉलीटीन गुणसूत्र, ठीक है। और दूसरा है बेटा जिसको बोलते हैं क्या, लैंप ब्रश गुणसूत्र। लैंप ब्रश
गुणसूत्र बहुत पूछा जाता है। क्या? केवल एक पॉइंट कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो जो पॉलीटीन गुणसूत्र होते हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है ना, कशेरुकियों। हम लोग कशेरुकी हैं, कशेरुकी जंतु उन्हें बोलते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो ये वाले कशेरुकियों की अंड कोशिकाओं में उपस्थित, बस इतना ही पूछा जाता है, अंड कोशिकाओं में उपस्थित अंड कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। दूसरा, लैंप ब्रश कहाँ पाया जाता है? तो जो डिप्टेरा गण होता है, डिप्टेरा गण, जिसमें, ठीक है ना, ये मधुमक्खी मक्खी वगैरह आती हैं, डिप्टेरा गण, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें डिप्टेरा गण, तो डिप्टेरा गण के लार्वा की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं, लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं बेटा लैंप ब्रश गुणसूत्र। ये होते हैं विशेष प्रकार के गुणसूत्र। अब लास्ट में आती है बात कि गुणसूत्र का संगठन क्या होता है, ये किस किस का बना होता है। तो अगली हेडिंग है बेटा संगठन ऑफ गुणसूत्र या फिर गुणसूत्रों का संगठन। चलिए, अब यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्रों का संगठन। क्वेश्चन पूछा है गुणसूत्रों में क्या क्या पाया जाता है, तो बच्चा तुरंत बोलता है, ठीक है ना, क्या बोलता है कि इसमें डीएनए होता है। आंसर है गलत, ठीक है ना। गुणसूत्रों में क्या क्या होता है? डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, हिस्टोन प्रोटीन भी होती है बेटा, और साथ ही साथ गैर हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, गैर हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। ध्यान सुनना, प्रोटीन भी होती है, यहाँ सुनना। डीएनए कैसा होता है बेटा? अम्लीय, ये क्वेश्चन है, अम्लीय और निगेटिवली चार्ज, ठीक है ना, ऋणावेशित। कैसा होता है? ऋणावेशित, ठीक है ना। सेम बात इसके लिए, ये भी कैसा होता है? अम्लीय होता है और ऋणावेशित होता है। कैसा होता है? ऋणावेशित। ये जो प्रोटीन होती है बेटा हिस्टोन, ये कैसी प्रोटीन होती है? क्षारीय। और ये गैर हिस्टोन प्रोटीन होती है, कैसी प्रोटीन होती है बेटा? अम्लीय। अब याद रखना, तो पूछा जाए ठीक गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है, तो आंसर होगा डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, गैर हिस्टोन सब। लेकिन अगर पूछा जाए गुणसूत्रों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तब आंसर आपका बदल जाएगा, तब आंसर केवल और केवल जाएगा डीएनए। क्योंकि पाई तो सारी चीजें जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन होता है? डीएनए होता है। और डीएनए और आरएनए को ही क्या बोला जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। अब डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, इनकी सारी की सारी बातें हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हमने आपको केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है, केंद्रक में जो केंद्रिका पाई जाती है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्रोमेटिन धागे या जो गुणसूत्र होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, उनकी संरचनाएं क्या क्या होती है, उनका संगठन, सारी बातें क्लियर कर दी। अब जो हमारा इस केंद्रक का लेक्चर जो आएगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें पढ़ाएंगे हम लोग डीएनए और आरएनए, ठीक है ना, क्योंकि डीएनए और आरएनए से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए।